नमस्कार विद्यार्थियों, मैं विकास जैन, सहायकाचार्य राजकीय विद्या महाविद्यालय कोटा। आप सभी का राजकीय विद्या महाविद्यालय कोटा के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रत्यर्पण के संबंध में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक राज्य को अगर उस राज्य में कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उस राज्य का क्षेत्राधिकार होता है और एक पूरी न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से उस व्यक्ति को दंडित किया जाता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति अपराध करके दूसरे देश में भाग जाए तो जिस देश में उसने अपराध किया है तो उस देश को उस व्यक्ति को दंडित करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उस देश में जहाँ उसने अपराध किया है और अपराध करके भाग गया, जिसमें अपराध किया है उस देश द्वारा उसको वापस मांग की जाती है। यही प्रत्यर्पण कहलाता है। अपराधी को जिस देश में उसने अपराध किया है ये अभियुक्त है, जिस देश का वो अभियुक्त है उस देश द्वारा जहाँ वो उस समय है लौटा देना ही प्रत्यर्पण कहलाता है। मुख्यतः प्रत्यर्पण द्विपक्षीय संधि पर निर्भर करता है और प्रत्येक देश का ड्यूटी भी है कि या तो अपराधी को स्वयं दंडित करे या उस देश को लौटा दे जहाँ उसने अपराध किया है। इस प्रत्यर्पण का उद्देश्य है क्या? सामान्यतः प्रत्यर्पण का उद्देश्य है कि अपराध को रोकना एवं अपराधी को दंडित करना। यदि कोई व्यक्ति एक देश में अपराध करके दंड से बचने के लिए दूसरे देश में भाग जाता है तो ऐसे व्यक्ति को प्रत्यर्पण की प्रक्रिया से ही वापस लाकर उसको न्यायालय द्वारा मुकदमा चलाकर दंडित किया जाता है। आगे आता है कि किन व्यक्तियों का प्रत्यर्पण होगा या नहीं होगा। सामान्यतः सभी देशों द्वारा राजनीतिक उद्देश्य के लिए किए गए अपराधियों को प्रत्यर्पण न करने को स्वीकार किया है, परंतु राजनीतिक अपराधियों द्वारा राजनीतिक उद्देश्य के साथ अन्य सामान्य अपराध जैसे लूट, हत्या, डकैती, चोरी आदि अपराध कर देते हैं तो उनको उक्त अपराध से अलग करना बड़ा कठिन होता है और कोई इसका सर्वमान्य सिद्धांत भी नहीं है। फिर भी सभी देश राजनीतिक अपराध के अर्थ को सीमित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयास भी किए गए। इस बात को स्वीकार करते हैं कि राजनीतिक अपराधियों का प्रत्यर्पण नहीं किया जाएगा। राजनीतिक अपराधी की जो परिभाषा है उसको संकीर्ण सीमित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयास भी हुए। इस संबंध में पहला प्रयास बेल्जियम ने किया। बेल्जियम ने 1854 में क्या हुआ कि एक व्यक्ति था, फ्रांस का व्यक्ति था एस जैक्विन। वह फ्रांस में नेपोलियन तृतीय को हत्या करने के लिए वहाँ की दो शहर थे लिली तथा क्लैस के मध्य रेलवे पटरी पर विस्फोट करने का प्रयास किया और वहाँ से वो बेल्जियम चला गया और वह बेल्जियम में जाके नौकरी करने लगा। जब फ्रांस सरकार ने बेल्जियम से एस जैक्विन की मांग की तो बेल्जियम के कोर्ट ने ये कहकर इनकार कर दिया कि राजनीतिक अपराध है और राजनीतिक अपराधियों का प्रत्यर्पण निषिद्ध है। इसके बाद 1881 में क्या हुआ कि रूस के जो सम्राट थे अलेक्जेंडर द्वितीय, उनकी हत्या कर दी गई। तो उनके द्वारा जो हत्या का प्रयास है उसको राजनीतिक अपराध से अलग करने के लिए ब्रुसेल्स में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजित किया, लेकिन इसमें इंग्लैंड और तथा फ्रांस शामिल न होने के कारण ये सम्मेलन नहीं हो सका। उसके बाद स्विट्जरलैंड में 1892 में एक प्रत्यर्पण के संबंध में एक प्रस्ताव पारित किया गया और इसमें स्पष्ट कर दिया कि ये तो सब ठीक है कि राजनीतिक अपराधियों का प्रत्यर्पण नहीं होगा, लेकिन अगर अपराध की प्रकृति राजनीतिक न होकर साधारण होगी तो अभियुक्त का प्रत्यर्पण किया जा सकेगा तथा इस बात का निर्धारण तथा निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर छोड़ दिया गया। ठीक है। अब राजनीतिक अपराधियों का प्रत्यर्पण के संबंध में दो प्रसिद्ध केस हैं। एक तो है री कैस्टियोनी। इस केस में क्या हुआ कि जो कैस्टियोनी था वो स्विट्ज़रलैंड का था और उसने वहाँ पे जो वहाँ की राज्य परिषद है वहाँ के एक सदस्य की हत्या करके वध करके वो इंग्लैंड आ गया और ये इस चीज़ का एविडेंस था कि उक्त कैंटीन में कुछ समय से राजनीतिक असंतोष चल रहा था और एक सशस्त्र भीड़ ने म्युनिसिपल पैलेस पर आक्रमण कर दिया तथा राज्य परिषद के एक सदस्य की हत्या कर दी गई और री कैस्टियोनी ने ही उस व्यक्ति पर गोली चलाई थी।
मामला इंग्लैंड की, जब स्विस सरकार ने इंग्लैंड से कैस्टियोनी को वापस प्रत्यर्पण की मांग की तो मामला इंग्लैंड की क्वींस बेंच में गया और क्वींस बेंच ने निर्णय दिया कि कैस्टियोनी का अपराध राजनीतिक था, अतः उसको प्रत्यर्पण नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार एक और मामला है रीम्यूनियर। इस वाद में क्या हुआ कि जो रीम्यूनियर था वो अराजकवादी था और उसने जो पेरिस के एक कैफ़े में तथा कुछ बैरकों में 2 विस्फोट किए और वहाँ से वो इंग्लैंड भाग गया। फ्रांस ने इंग्लैंड से रीम्यूनियर की मांग की तो इंग्लैंड की सरकार ने मामला वहाँ की कोर्ट में चला और उसको लौटाते ये कहते हुए लौटा दिया कि वह किसी राजनीतिक दल से संबंधित नहीं था, वह केवल एक अराजक व्यक्ति था, वो राजनीतिक अपराध की श्रेणी में नहीं आ रहा था और उसको लौटा दिया गया। और जो राजनीतिक शब्द है, राजनीतिक अपराध, उसको सीमित करने का प्रयास किया और कहा कि किसी अपराध को राजनीतिक तभी कहा जा सकता है जब राज्य में 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दल हो तथा प्रत्येक दल अपनी सरकार बनना चाहता हो। यदि इस उद्देश्य के लिए कोई अपराध किया जाए तो राजनीतिक कहलाएगा। मतलब जहाँ 2 दल हो और प्रत्येक दल सरकार बनाना चाहता हो, वो सरकार बनाने के संदर्भ में कोई अपराध हो जाता है तो राजनीतिक अपराध कहलाएगा। लेकिन ये परिभाषा भी परिपूर्ण नहीं है, क्योंकि मान लो किसी देश में एक राजनीतिक दल है तो ये परिभाषा वहाँ पे निरर्थक हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद प्रत्यर्पण के संबंध में कुछ शर्तें तथा प्रतिबंध है। जैसे कि पहला है कि राजनीतिक अपराधियों का प्रत्यर्पण नहीं किया जाता है। इसी तरह सैनिक अपराधों पर भी प्रत्यर्पण नहीं किया जाता है और न ही धार्मिक अपराधों पर भी प्रत्यर्पण नहीं किया जाता है। एक बात ध्यान देने योग्य है कि जो ये दोहरी द्विपक्षीय संधि पर आधारित होता है, ये दोनों देश तय करते हैं कि इन अपराधियों का प्रत्यर्पण होगा और इन अपराधियों का प्रत्यर्पण नहीं होगा। इसके बाद आता है विशेषता का नियम। ये कहता है कि किसी अपराधी का प्रत्यर्पण किसी अपराध विशेष के लिए होता है और वह देश उस अपराधी के विरुद्ध वही मुकदमा चला सकता है जिसके लिए उसका प्रत्यर्पण हुआ है। समझ रहे हो? मतलब अगर भारत से कोई व्यक्ति हत्या करके इंग्लैंड चला गया तो जब इंग्लैंड से उसका प्रत्यर्पण होगा तो केवल हत्या के लिए उसका मुकदमा चलेगा उस पर, जिस अपराध के लिए, भले ही उसने पूर्व में कोई अपराध किया हो। इसके बाद आता है दोहरी आपराधिकता का नियम। जिस अपराध के लिए प्रत्यर्पण होता है वह अपराध दोनों संबंधित देशों में अपराध घोषित होना चाहिए। समझ रहे हो? मान लो कोई अपराध भारत में और इंग्लैंड में वो अपराध की श्रेणी में नहीं आता तो उस व्यक्ति का प्रत्यर्पण नहीं होगा। प्रत्यर्पण संबंधी अपराध के लिए पर्याप्त साक्ष्य होना चाहिए। प्रत्यर्पण के लिए प्रार्थना आवश्यक है तथा अन्य औपचारिकताओं का भी होना चाहिए। इसके बाद आता है कि प्रत्यर्पण संबंधी संधि में लिखित सभी शर्तों तथा नियमों का पालन अपराधी के पहले प्रत्यर्पण करना आवश्यक है। 1911 में एक वीर सावरकर का केस था, बड़ा प्रसिद्ध केस हुआ। इस मामले में क्या हुआ कि सावरकर एक भारतीय क्रांतिकारी थे जिन्हें एक जलियान द्वारा भारत लाया जा रहा था, जिससे कि उनके विरुद्ध मुकदमा चलाया जा सके। जब जहाज मर्सिलीज के बंदरगाह में था तब सावरकर वहाँ जहाज से निकल भागे, परंतु बाद में वह फ्रांस की पुलिस द्वारा पकड़ लिए गए और जो फ्रांस के जलियान के कप्तान थे उन्हें ब्रिटिश जलियान के कप्तान को इस भ्रम में सुपुर्द कर दिया कि ऐसा करना उनका कर्तव्य था। बाद में जब फ्रांस, जो वीर सावरकर थे, वो एक क्रांतिकारी थे, देश को आज़ाद कराने के लिए अपने महत्वपूर्ण योगदान दिया। वो अपराध करके इंग्लैंड की नज़र में, क्योंकि यहाँ ब्रिटिश शासन था, भारत छोड़ के चले गए। जब उन्हें गिरफ्तार करके जलियान के माध्यम से भारत लाया जा रहा था तो उनका जहाज़ मर्सिलीज फ्रांस में रुका और वो मौका देखकर जहाज़ से निकल गए, लेकिन फ्रांस की पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया और फ्रांस के जलियान कप्तान ने उनको इंग्लैंड की जलियान कप्तान को सौंप दिया। लेकिन बाद में जब फ्रांस सरकार ने ब्रिटेन सरकार से वीर सावरकर की मांग की तो उन्होंने आनाकानी की, तो मामला हेग विवाचन के न्यायालय को सौंप दिया गया और हेग विवाचन न्यायालय ने जजमेंट दिया कि अगर कोई औपचारिकता पूरी नहीं की गई है तो उसको लौटाने का आधार नहीं बनता। लेकिन जो हेग विवाचन न्यायालय ने जजमेंट दिया उसकी बाद में कड़ी आलोचना की गई। इसमें आता है कि प्रत्यर्पण, मैंने बताया पहले भी कि प्रत्यर्पण आमतौर पर द्विपक्षीय संधि पर आधारित होता है और
जब किसी व्यक्ति के ऊपर एक ये दोषारोपण होता है कि उसने किसी देश में अपराध किया है तथा संबंधित विदेशी देश उसके प्रत्यर्पण की मांग करता है, तो आवश्यक नहीं कि अपराध के समय व्यक्ति उस विदेश देश में उपस्थित हो। समझ में आ रहा है कि मान लो कोई व्यक्ति है, अपराध करते समय ऐसी जगह हो, 2 मिनट। इसमें एक जजमेंट है मुबारक अली बनाम बम्बई राज्य। इसमें क्या हुआ कि जो मुबारक अली अहमद ने के विरुद्ध बम्बई के सेशन न्यायालय में मामला चल रहा था, और जब मामला चल रहा था मुबारक अली के खिलाफ, तो वो पाकिस्तान भाग गया। वहाँ से वो इंग्लैंड भाग गया। भारत ने इंग्लैंड से अभियुक्त को प्रत्यर्पण की मांग की, जो मंजूर हो गई। वो बम्बई लाया गया। जब वो जेल में था तो एक व्यक्ति ने उसके विरुद्ध धोखाधड़ी के लिए अपराध के लिए एक एफआईआर दर्ज करवाई। तो उसने न्यायालय के समक्ष तर्क दिए कि अपराध के समय वो भारत से बाहर था। उच्चतम न्यायालय ने इस तर्क को अस्वीकार करते हुए कहा कि यदि कोई व्यक्ति अपराध का दोषी है, यद्यपि अपराध के समय भारत में उपस्थित नहीं है, तो भी भारतीय न्यायालय को उस पर क्षेत्राधिकार है। आगे इसमें कि प्रत्यर्पण के संबंध में भारतीय विधि क्या कहती है। देखो, भारतीय प्रत्यर्पण अधिनियम 1962 लागू होता है। ये अधिनियम बना हुआ है। इसमें कुछ विशेष बातें दी हुई कि भारत सरकार भी स्वीकार करती है कि राजनीतिक अपराधियों का प्रत्यर्पण नहीं होगा, और जिस अपराध के लिए मुकदमा चलाने को प्रत्यर्पण की मांग की गई है, यदि प्रत्यर्पण मांगने वाला राज्य में उसको समय वर्जित हो गया तो प्रत्यर्पण नहीं होगा। मतलब टाइम बार्ड, अगर मान लो कोई व्यक्ति है इंग्लैंड में अपराध करके भारत में आ जाता है, और इंग्लैंड और भारत के बीच द्विपक्षीय संधि है। जब इंग्लैंड सरकार द्वारा भारत से उस व्यक्ति की प्रत्यर्पण की मांग की जाती है, तो ये आवश्यक है कि वो वहाँ टाइम बार्ड नहीं हो। समझ रहे हो, जैसे सिविल सूट में या आपराधिक सूटों में होता है कि अब अगर कोई व्यक्ति 6 महीने से अधिक कारावास से दंडनीय अपराध, उसकी टाइम बार्ड होता है 1 वर्ष के लिए। वैसे वो टाइम बार्ड नहीं होना चाहिए। जिस अपराध के लिए प्रत्यर्पण हुआ है उसी पर उस देश द्वारा उसी अपराध के लिए विचार किया जाएगा। यदि अभियुक्त भारत में किसी अपराध का अभियुक्त है और वह अपराध वह नहीं जिसके लिए प्रत्यर्पण की मांग की गई है, तो वह उस अपराध के लिए दंड के परिणाम स्वरूप सजा भुगत रहा है, तो वह प्रत्यर्पण तब तक नहीं होगा जब तक वो छोड़ नहीं दिया जाए। मतलब अगर किसी व्यक्ति का प्रत्यर्पण किया जाना है और वो भारत में भी अभियुक्त है, और जिस अपराध के लिए प्रत्यर्पण किया जाना है, तो पहले वो भारत में सजा भोगेगा, उसके बाद उसका प्रत्यर्पण किया जाएगा। आखिरी में है कि मजिस्ट्रेट द्वारा किसी अभियुक्त को जेल भेजे जाने पर 15 दिन तक उसका प्रत्यर्पण नहीं होगा। ठीक है। इसमें कुछ विशेष केस हैं। एक रामबाबू सक्सेना बनाम राज्य, एक मुबारक अली अहमद बनाम बम्बई राज्य, एक अबू सलेम का केस जो कि पुर्तगाल से लेके आए थे अबू सलेम को, क्योंकि पुर्तगाल में मृत्युदंड वर्जित है, तो भारत में भी अबू सलेम को मृत्युदंड नहीं दिया गया, केवल आजीवन कारावास दिया गया। एक रामबाबू सक्सेना जजमेंट है, इस पर थोड़ा विचार कर लेते हैं। रामबाबू सक्सेना का ये केस आज़ादी के 1950 का है। इसमें हुआ क्या, आज़ादी के पूर्व का तथ्य है, लेकिन इसका जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि जब ये रामबाबू सक्सेना उत्तर प्रदेश में सिविल सर्विसेज पद पर नियुक्त थे और इनको डेपुटेट कर दिया टोंक रियासत में। टोंक उस समय आज़ादी से पहले एक स्वतंत्र राज्य था। तो ब्रिटिश सरकार और टोंक रियासत के बीच 1869 में एक संधि हुई थी प्रत्यर्पण की, जिसमें कुछ अपराधों के लिए प्रत्यर्पण के संबंध में दोनों ने हस्ताक्षर किए थे। अपनी प्रतिनियुक्ति के बाद रामबाबू सक्सेना उस समय तत्कालीन भारत में नैनीताल चला गया, तो टोंक रियासत ने रामबाबू सक्सेना पे धोखाधड़ी और 420 का मुकदमा दर्ज किया और कहा कि रामबाबू सक्सेना को टोंक रियासत को सुपुर्द कर दिया जाए। परंतु उच्चतम न्यायालय ने रामबाबू सक्सेना के विरुद्ध अपना निर्णय दिया, क्योंकि 1903 के प्रत्यर्पण अधिनियम द्वारा कुछ अपराधों को भी शामिल कर लिया गया था। मतलब 1869 के बाद 1903 में ब्रिटिश सरकार और टोंक रियासत के बीच 1869 में जो संधि हुई थी प्रत्यर्पण की टोंक रियासत और ब्रिटिश सरकार के मध्य, 1903 में उसमें धोखाधड़ी को भी सम्मिलित कर लिया गया था। इस केस में रामबाबू के द्वारा ये बहस की गई कि साहब जो इन्होंने एफआईआर दर्ज की है, जिस विषय के लिए प्रत्यर्पण की मांग की जा रही है, वो ब्रिटिश सरकार और टोंक रियासत में ऐसी कोई संधि नहीं है।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1903 में जब वापिस टोंक रियासत और ब्रिटिश सरकार के बीच जो प्रत्यर्पण की संधि हुई उसमें धोखाधड़ी भी सम्मिलित है। लेकिन जब ये मामला चल रहा था तब तक टोंक रियासत राजस्थान में विलय हो चुका था, राजस्थान भारत का अभिन्न अंग था। अतः प्रत्यर्पण अधिनियम 1903 की धारा 7 को उचित रूप से लागू क्यों किया, अतः और मामला खारिज कर दिया गया। ठीक है, ओके, धन्यवाद।